बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 गति के बारे में। गति चैप्टर में जो हमारा आज का टॉपिक है, यह गति दर का मापन से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हम पिछले वाले अपनी वीडियो में पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा जानकारी देख ले कि जो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आए। तो गति किसे कहते हैं, गति क्या होता है? तो गति होता है कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तित करती है, तो उसे कहते हैं हम गति कहते हैं। ठीक है, हम गति के वर्णन के बारे में पढ़ लिए थे। गति सरल रेखीय गति का, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसको क्या कहते हैं? हम सरल रेखीय गति कहते हैं। एक समान गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है, तो मान लीजिए एक सेकेंड में 50 मीटर चले, दूसरे सेकेंड में 85 मीटर, तीसरे सेकेंड में क्या 50 मीटर चले, लेकिन कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। समान समय अंतराल में एक सेकेंड का समय 50 मीटर ही दूरी तय कर, लेकिन दूसरी वाली जो भी वस्तु है एक ही सेकेंड का समय मतलब 85 मीटर दूरी तय करती है। तो क्या एक समान गति का उदाहरण है। लेकिन कोई वस्तु समान समय अंतराल है पर भी वो असमान दूरी तय करती है, तो उसको कहते हैं असमान गति का एग्जाम्पल है। देखिए जैसे कैसे कि कोई वस्तु है तो उसको भी 1 सेकेंड का टाइम मिलता है। एक कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसको भी 1 सेकेंड का टाइम मिलता है तो भी 50 मीटर चलता है। लेकिन वहीं पे उसको फिर 1 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, वो अगले टाइम में क्या करता है, दूसरे समय क्या करता है, वो 30 मीटर ही चलता है। तो क्या असमान गति का उदाहरण है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गति दर का मापन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आप देखते होंगे सड़क पे कोई साइकिल, मोटर गाड़ी, कार, जीप, ट्रक, या सबकी सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन आप ये देखते होंगे कि किसी की स्पीड ज़्यादा है तो किसी की स्पीड क्या है, कम है। साइकिल की स्पीड क्या होगी, गाड़ी की अपेक्षा कितना कम ही होगी। और लेकिन मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर है, उनकी भी स्पीड क्या, ट्रक की स्पीड भी कम हो सकती है, मोटरसाइकिल की स्पीड, सबकी चल अलग अलग होती है। सबकी दर क्या होती है, अलग अलग होती है। अब किसी निश्चित दी गई दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। आपको बता दें कि कोई एक साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, कार है। ठीक है, इन चारों को कह दिया जाए कि आपको यहाँ से यहाँ पे आने में कितना समय लगेगा। तो एक साइकिल वाला थोड़ा कम समय में पहुंचेगा, ज़्यादा समय में पहुंचेगा। कार वाला भी ज़्यादा समय पहुंचेगा। मोटरसाइकिल वाला क्या होगा, मोटरसाइकिल भी ज़्यादा से कम समय लेगा। पर साइकिल वाला तो ज़्यादा समय लेगा ना, क्योंकि उसकी तो स्पीड कम है, उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो निश्चित समय में दी गई निश्चित समय की दूरी को तय करने में अलग अलग वस्तु अलग अलग क्या समय लेती है। आपको पता है सभी वस्तुओं की जो स्पीड होती है, कुछ की तेज होती है, किसी की धीमी होती है। कार की अपेक्षा जो साइकिल है उसकी तो जो गति होगी धीरे होगी ना, कार की अपेक्षा। वस्तु की गति की दर होती है वो अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान वस्तु दर से गति कर सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से गति कर सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से गति कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति दर प्राप्त। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इतने समय में यह वस्तु पहुंची है, उसकी दर हम ज्ञात कर सकते हैं। इस राशि को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इस राशि को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कोई वस्तु है, उसकी इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से हम उस वस्तु की गति दर प्राप्त कर सकते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम राशि का चाल कहा जाता है। क्या कहते हैं, राशि को चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह मीटर पर सेकेंड चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हम केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तु समान गति में होगी। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तु असमान गति में होगी। इसलिए अधिकतर यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो।
अधिकतर अवस्थाएं भी में क्या होता है कि वस्तुएं की असमान गति में होती है, इसीलिए उन वस्तुओं की गति की दर उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए हम उन वस्तुओं की जो गति की दर होती है, गति की दर को हम उनकी औसत चाल के रूप में क्या व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी का कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। अगर वस्तु की चाल ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा समयावधि से भाग देकर प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे कि वो कितना दूरी तय किया और कितने समय में किया तो हमको औसत चाल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल इक्वल टू तय की गई दूरी अपन कुल समयावधि। ठीक है, जो कि यदि एक वस्तु टी है तो कितने समय में होती है, और एस दूरी, ठीक है, स्पीड, तो v इक्वल टू एस अपन टी। ठीक है, आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक कार दो घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार है कोई, वो 2 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर है। उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर है और कार का पूरे समय में 50 किलोमीटर पर हावर की चाल नहीं होनी चाहिए। कुछ समय बाद इससे अधिक ही तथा कुछ समय कम भी हो सकती है। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है। 16 मीटर दूरी तथा फिर पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है। तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, वस्तु की जो दूरी है उसको हम ऐड करेंगे, फिर समय को एक वस्तु लेंगे। देखिए कोई वस्तु है 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है और तथा फिर से वही जो वस्तु है 16 किलोमीटर दूरी 2 सेकेंड में तय करते हैं। वस्तु की औसत चाल ज्ञात करना है। वस्तु द्वारा तय की कुल दूरी हमको निकालनी। पहले अब देखें तो जो वस्तु थी 16 किलोमीटर पहले चलते, फिर 16 किलोमीटर बाद में चली। तो 16 किलोमीटर को हम एक जब जोड़ देंगे तो कितना होगा, 32 किलोमीटर। फिर कुल दिया गया समय निकालेंगे, फिर 4 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड को हम पहले वो जब गाड़ी स्टार्ट हुई थी तो कितने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 सेकेंड में 16 किलोमीटर चली थी। फिर पुनः स्टार्ट हुई थी तो 16 मीटर चलने के लिए 2 सेकेंड का टाइम ली थी। तो हम पूरा जो कुल समय है उसको हम जोड़ के कितना निकालेंगे, 6 सेकेंड लिख देंगे। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल तय की गई कुल दूरी अपन लिया गया कुल समय। तो हमारा तय की गई दूरी कितनी है, 32 मीटर, और कुल लिया गया समय कितना है, 6 सेकेंड। जब हम इसको हम काटापीटी करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको हम काटेंगे तो 5.33 मीटर पर आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दिशा के साथ चाल। दिशा के चाल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है। आप देखते हैं किसी वस्तु की जो गति है, स्पीड क्या है उसकी दर की अधिक भी और भी व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। किसी वस्तु की जो गति की दर है और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा भी व्यक्त करें तो वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे हम क्या कहते हैं, वेग करते हैं। क्या कहते हैं, गति के साथ साथ चाल को भी व्यक्त करें। गति के साथ यदि किसी वस्तु की जो गति की दर और भी व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी क्या करें, चाल के साथ साथ हम दिशा को भी व्यक्त करें तो वो राशि को इन दोनों पक्षों को जो व्यक्त करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या करते हैं, वेग कहते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, वेग कहता है। उससे कोई पूछे कि वेग क्या होता है तो एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। किसी वस्तु का समान या असमान हो सकता है। कोई वस्तु का वेग समान या असमान भी हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जो वेग है वो वस्तु की चाल या वस्तु की दिशा की या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग द्वारा व्यक्त करें। तो अब
तो हम इस गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते, औसत वेग परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। जो इसकी गणना होती है औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, जो वस्तु का वेग है समान रूप से परिवर्तित हो, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई वस्तु का जो वेग है क्या, और वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, क्या है, कभी नीचे कभी ऊपर परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग के अंकीय गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है, और माध्य के औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग कैसे निकाला जाए? औसत वेग प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, ठीक है। उसका फॉर्मूला कैसे था? औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग अंतिम वेग अपॉन 2, ठीक है। v इक्वल टू u प्लस v, ठीक है, m अपॉन 2, ठीक है। जहाँ v औसत वेग है, u क्या प्रारंभिक वेग है, ठीक है, और v वस्तु की अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है। चाल तथा वेग का मात्रक क्या होता है? समान होता है, अर्थात मीटर सेकेंड पावर -1 होता है, ठीक है, पर पावर -1 होता है। दोनों चाल तथा वेग का जो मात्रक होता है क्या होता है? समान होता है। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत वेग का फॉर्मूला औसत वेग इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, ठीक है। एक क्रियाकलाप समझ लेते हैं। अपने घर में बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापना है। आपको क्या करना है? इसको ज्ञात करना है। अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत 4 किलोमीटर पर हावर है, तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन करना है, ठीक है। दूसरा क्रियाकलाप क्या है? जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली की चमकने और बादल के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। जब आसमान में आप देखते होंगे बादल होते हैं तो बिजली चमकने और बादल को गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, पहले बिजली चमक दिखाई दे, उसके बाद कुछ समय बाद गरजने की ध्वनि से आप देखते हो कि बिजली चमकने से पूरा लाइट दिखाई देता है। उसके बाद क्या, उसकी आवाज़ हमें हमारे कानों तक सुनाई देती है, ठीक है। गरजने की ध्वनि तक पहुंचती है। क्या आप बता सकेंगे ऐसा क्यों होता है? इसके बीच के समय अंतराल को एक डिजिटल कलाई घड़ी या स्टॉप घड़ी से मापे। आपको जब बिजली चमकती है तो पहले बिजली आसमान में जब बादल होता है तो बिजली चमकती है, और बिजली चमकती है और गरजती भी है, ठीक है। तो जब बिजली गरजने और चमकने में डिफरेंट होता है, अंतर होता है, उस अंतर की अगर आपको मापना है, आप देखते होंगे जब बिजली चमकती है तो पहले लाइट हमारे सामने दिखाई देता है कि लाइट आ रहा है, लाइट दिख रहा है, और उसके बाद क्या होता है, आवाज़ सुनाई देती है कि बिजली गिर गई, लगता है कि गिर गई वैसे। तो वैसे ही आपको क्या करना, उन दोनों समय को, बिजली चमकती है और उसके बाद जो आवाज़ होता है उसके समय अंतराल को नापना है। उसको मापना कैसे है? आपको एक कलाई घड़ी या स्टॉप घड़ी के उसको माप सकते हैं, ठीक है। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिमाण कीजिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिए, यात्रा शुरू होते समय कार का जो ऑडोमीटर था 200 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। ऑडोमीटर क्या होता है? 200 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्ति पर 400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। देखिए, ओडोमीटर जब यात्रा शुरू करते समय जो कार का ओडोमीटर था वो 200 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्ति पर क्या होता है? 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगते हैं, यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर आवर में अथवा मीटर पर सेकेंड में ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है? कार की द्वारा तय की कुल दूरी निकालना है। तय की गई दूरी थे, पहले वो कितने चली थी, उसका प्रारंभिक एक कितना था? प्रारंभिक 2000 किलोमीटर था,
और अंतिम है 2400 किलोमीटर, इसको हम घटा के 400 किलोमीटर में लाते हैं। दूरी तय करने में लगे कुल समय कितना, 8 घंटा है। ठीक है, कार की औसत चाल कितनी होगी? औसत चाल निकालने के लिए हम कहते हैं v इक्वल टू एस अपन टाइम। ठीक है, दूरी अपन समय। ठीक है, तो 400 किलोमीटर हमारी दूरी है और टाइम कितना लगा, 8 मीटर, 8 घंटा, 8 घंटा टाइम लगा, तो उसको हम काटेंगे 8×5 = 40, कितना हुआ, किलोमीटर, किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 50 किलोमीटर है उसको हम किलोमीटर हावर को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे लिखेगा उसको हम काटते फिरते हैं तो 13.9 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। कार की औसत चाल, कार की औसत चाल 50 किलोमीटर पर अथवा 13.9 मीटर पर सेकेंड पावर आता है। ठीक है, वो हमारा टॉपिक है वेग में परिवर्तन की दर। अभी तक हमने वेग निकालना ढंग सीखा था, लेकिन अब हम देखेंगे वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखा गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। आपको पता है किसी वस्तु की एक समान सरल रेखा में रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग क्या नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु वेग में परिवर्तन शून्य। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में क्या होता है, परिवर्तन शून्य होता है। वेग में बस समय अंतराल में वस्तु के वेग में क्या होता है, परिवर्तन शून्य होता है। यदि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ क्या परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। किसी वस्तु का एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ उसका वेग क्या नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। ठीक है, परिवर्तन क्या शून्य। यदि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा। इसका मान विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल में वस्तु का वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, नहीं होता। क्या अब हम वस्तु का वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा कि कोई वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप हो, अर्थात त्वरण वेग परिवर्तन पर लिया गया समय होता है। ठीक है, यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग से t समय में बदलकर u हो जाता है, आपको बता दें यदि एक वस्तु का जो वेग है प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा, जैसे v - u अपन t। ठीक है, इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यह वेग यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो उसे धनात्मक लिया जाता है, यदि वेग की दिशा के विपरीत है तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड माइनस पावर -2 होता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है। ठीक है, इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण और वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यह वेग की विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर सेकेंड माइनस पावर होता है, -2 पावर होता है। ठीक है, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है
घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण एक समान त्वरण कहा जाता है। वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो क्या एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। तो उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। तो वस्तु के त्वरण एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिरे एक वस्तु की जो गति होती है एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है। क्या होता है? दूसरी वस्तु क्या है? एक असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है, असमान रूप से कभी चेंज होता है तो बदलता रहता है। तो यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार का असमान त्वरण के साथ गतिमान कर रही है। कार असमान त्वरण के साथ गतिमान कर रही है। एक क्रियाकलाप देखते हैं कि आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे, जिसमें से प्रमुख है गति की दिशा। पहला क्या है? गति की दिशा में त्वरण। दूसरा क्या? त्वरण गति की दिशा में विरुद्ध। तीसरा क्या है? एक समान त्वरण। तथा चौथा क्या है? असमान त्वरण के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्या आप ऊपर दी प्रत्येक प्रकार की गति के एक उदाहरण दे सकते हैं? आपको इन सारे को जितने उदाहरण एग्जाम्पल लिए उनका एक उदाहरण देकर इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ठीक है, वीडियो कैसी लगे? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।